वर्क डन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम का एनर्जी दूसरे सिस्टम में जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो हम कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल जाता है। इस वाले में देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ हमने 1 जूल का वर्क डन किया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना था? मान लीजिए 100 होगा, तो यहाँ पे 101 हो जाएगा। तो कोई एक रेफरेंस पे हमने मान लिया तो दूसरा का पोटेंशियल एनर्जी अपने आप निकल जाता है। अदरवाइज हमको सिर्फ पता है कि चेंज 1 है। तो पावर बताता है कि काम कितना जल्दी या कितना धीरे हो रहा है ना? टोटल काम कितना कर पाएगा वो उसके एनर्जी से पता चलता है। तो ये जो एनर्जी है वो एकाएक अगर किसी सिस्टम में आ जाए तो कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। वैसे ही कोई नॉलेज आपको एकाएक आ जाए, कोई चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाए तो समझिए खतरनाक है। इसलिए धीरे धीरे समझना है, आराम से समझना है। चलिए, तो आज के इस वन शॉट वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये क्लास 11th के फिजिक्स का टॉपिक है। पर आप सब जानते हैं कि ये वर्क, एनर्जी, पावर का कॉन्सेप्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक चैप्टर है, इससे सवाल डायरेक्ट तो पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग वर्क, एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, है ना? तो ये आपको इस चैप्टर में तो हेल्प करेगा ही, आगे आने वाले कई चैप्टर्स में भी हेल्प करता है। तो चलिए पहले देखते हैं, समझते हैं कि इस लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज अगर आप ये पूरा लेक्चर देख के जाएंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन। वर्क डन डिस्कस करते हैं तो आप जानते हैं कि वर्क डन फोर्स से रिलेटेड होता है। तो फोर्स अलग अलग तरह के होते हैं, अगर इसका पहचान करना आप सीख जाते हैं तो वर्क डन कैलकुलेट करना कई गुना ज्यादा आसान हो जाएगा आपका। तो हम लोग वर्क डन सीखेंगे, साथ साथ उसमें ये आइडेंटिफाई करना, पहचानना सीखेंगे कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इसको भी समझेंगे। उसके अलावा एनर्जी, एनर्जी के बारे में डिस्कस करना, जैसा टॉपिक का नाम है, वर्क के बाद एनर्जी सीखना होगा। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम है जो कि वर्क डन और एनर्जी को कोरिलेट करता है ना? और क्या सीखेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ खास कंडीशन में कंजर्व रहता है। अगर आपने वो कंडीशन आइडेंटिफाई करना सीख लिया और ये सीख लिया कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आखिरी में पावर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझ लेते हैं वर्क डन क्या है। वर्क डन की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं सर, वर्क डन तो हम लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? बिल्कुल सही आपने जाना है, यही शुरू से हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते आया गया है ना? बहुत पहले से हम लोग बचपन से जानते हैं। पर इस वाले में एक दिक्कत क्या है कि इस वर्क डन में हम लोग मान के चलते हैं कि जिधर फोर्स लगा है ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में हो, है ना? तब इस केस में वर्क डन F इंटू एस होगा। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं रहते। ऐसा भी कोई सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए ये ब्लॉक रखा है, कई बार हम लोग इसको रस्सी से खींचते हैं, है ना? तो आप रस्सी को कैसे पकड़ते हैं? ऐसा कुछ एंगल पे पकड़ते हैं, लेकिन ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है इधर सीधा चल रहा है, यानी एस और एफ इस बार सेम डायरेक्शन में नहीं। तो कई बार क्या होता है, सेम वर्क डन के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि अब जो वर्क डन होगा, है ना, अब जो वर्क डन होगा वो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एफ और कॉस थीटा को एक साथ रखा जाए, एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो ये हो गया एफ का कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है। यानी काम कौन कर रहा होता है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो हम ऐसा भी कई बार देखते हैं, डिवाइड एंड रूल जिसको मैं बार बार कहता हूं, कि फोर्स का वर्क डन निकालना है और हमें पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो तो वो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर में हमने यूज किया उसको फॉलो करता है। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है तो उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, एक जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है और दूसरा जो उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला फोर्स जो है वो जीरो वर्क डन करेगा। अब आप इस पूरे कहानी को समराइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक वेक्टर का नियम है। क्या कहता है वो? एफ डॉट एस लिखिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का भी मतलब वही है, दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कोसाइन का प्रोडक्ट। तो जहां एफ डॉट एस लिख देंगे तो वहां कुछ ज्यादा विशेष समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है,
उसका मीनिंग एफ एस कॉस थीटा होता है और यही वर्क डन होता है। पर ये सब कुछ काम करेगा, कब काम करेगा? जब तक ये फोर्स कांस्टेंट हो। अब कहेंगे सर आप सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तब क्या ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा? करेगा, पर कुछ लिमिटेशंस के साथ, और धीरे धीरे आराम से उसको अप्लाई करना होगा, उसको समझेंगे आगे। पर वर्कडन से रिलेटेड कुछ और बात समझ लेते हैं। ये जो वर्कडन है उसको हम लोग पता करके क्या पता लगाना चाहते हैं ये भी जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले वर्कडन को जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि वर्कडन स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जान लीजिए स्केलर है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब किसी चीज पे आपने 10 जूल का वर्कडन किया और कोई दूसरा आदमी दूसरी तरफ से आकर उस पर 10 जूल का वर्कडन कर दिया, तो टोटल वर्कडन जोड़ दिया जाएगा, डायरेक्शन का कोई इसमें रोल नहीं है। वर्कडन स्केलर के जैसा बढ़ता जाता है या घटता जाता है। दूसरी बात वर्कडन के बारे में है, वो है कि जब भी वर्कडन होगा तो दो पार्टी इन्वॉल्व है, यानी दो सिस्टम इन्वॉल्व है। एक जिसने वर्कडन किया और दूसरा जिसपे वर्कडन हुआ। तो ये वर्कडन बताता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, यानी कि एक प्रोसेस है। वर्कडन क्या है? वर्कडन इज प्रोसेस टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वर्कडन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम का एनर्जी दूसरे सिस्टम में जाता है ना। एक बात समझ गए हम लोग कि वर्कडन जब भी हो रहा है एक सिस्टम जो वर्कडन करता है वो एनर्जी देता है, जिसपे वर्कडन हो रहा है वो ले रहा है ना। दूसरी बात जो वर्कडन के बारे में और हम लोग को समझना है वो ये है कि वर्कडन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये वर्कडन पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है, नेगेटिव का क्या मतलब है? मैंने जैसे बात कहा कि दो सिस्टम के बीच ये वर्कडन हो रहा है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। एक जो फोर्स लगाया जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, तो दूसरा भी फोर्स लगा रहा था लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के उल्टा लगा रहा था। एक ने पॉजिटिव वर्कडन किया और दूसरे ने नेगेटिव वर्कडन किया है, ऐसा हम लोग देखते हैं। या जब हम कहते हैं कि ए ने बी पे -10 जूल का वर्कडन किया, मतलब उल्टा हो रहा है, वहां पे बी ने ए पे वर्कडन किया है पॉजिटिव और ए ने बी पे नेगेटिव किया है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि वर्कडन नेगेटिव भी होता है। जीरो कब होता है? कई बार ऐसा हुआ कि फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ऐसा था कि उस फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन वर्कडन में नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एफ इजिकल टू वो डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि वर्कडन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो डब्ल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तब वर्कडन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है? ये गाड़ी चल रही इधर और फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, मतलब आपने गाड़ी को चलाने में फोर्स नहीं लगाया बल्कि उसका रोकने का काम कर रहे हो, उससे एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में वर्कडन नेगेटिव होता है, और जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री है तब वर्कडन अपना जीरो होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ठीक 90 डिग्री पे, ऐसे केस में वर्कडन नेगेटिव होता है। इस बात को समझ लीजिए कि जो वर्कडन है पहला तो स्केलर क्वांटिटी है, सिस्टम में एनर्जी गया या आया इसको वर्कडन बताता है। अगर आपने कहा कि पॉजिटिव वर्कडन किया गया है तो उस पर सिस्टम पे एनर्जी गया, और किसी सिस्टम पे नेगेटिव वर्कडन किया गया मतलब उससे एनर्जी लिया गया। ये बेसिक सी बात है वर्कडन का, इसको समझ के रखना है। अब आइए फिर से चलते हैं वर्कडन बाई वेरिएबल फोर्स। जैसे हमने बोला कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में किसी भी तरह से वो चेंज हो रहा है। तो वैसे केस में क्या करेंगे? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेस हो रहा है किसी डायरेक्शन में, है ना, बट थ्रू आउट जर्नी जो फोर्स है वो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी नेगेटिव भी है, मतलब ऐसे अपने कोई एक सिस्टम से चेंज हो रहा है, पर हो रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स सेम नहीं है। तो वैसे केस में क्या करते हैं हम लोग कि इस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं, है ना, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, ऐसा छोटा इंटरवल जिस इंटरवल में फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। मतलब फोर्स पलक झपकते चेंज हो रहा है तो पलक झपकते जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको लेके चलिए, है ना, और हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्कडन पता करिए फोर्स को कांस्टेंट मानते हुए, फिर अगले इंस्टेंट फोर्स बदल गया फिर उसका वर्कडन कुछ और। तो हर छोटे स्टेप्स में जो वर्कडन है उसको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर लिखेंगे, है ना। डी आर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है। अब ये एफ डॉट डी आर समय के साथ चेंज होता रहेगा, तो फिर क्या करेंगे? टोटल वर्कडन के लिए
नेट वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे छोटे वर्क डन को, यानी कि एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एफ कौन सा है, जिसका वर्क डन पता कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो दो चीज इन्वॉल्व है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और दूसरा इंटीग्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। आप एफ डी आर लिख करके इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर किसी कांस्टेंट एंगल पे है, जैसे इसमें हम कह रहे हैं बात कि ये एफ डी आर कॉस थीटा होगा, थीटा कांस्टेंट है तो आपको एफ डी आर को इंटीग्रेट करना है, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। कई बार ये होता है कि थीटा ही चेंज हो रहा है, कई बार फोर्स चेंज कर रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। और एक केस और इसमें कभी कभी मिल जाता है कि फोर्स चेंज हो रहा है लेकिन उसका जो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड वो दिया हुआ कैसे वेरी कर रहा है, तब उस केस में क्या करेंगे, तब उस केस में हम फोर्स को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख डालते हैं, एफ एक्स एफ वाई। बहुत गहरी बात है, बहुत ध्यान से समझना है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट में लिख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम क्या करेंगे, डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के लिख सकते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे समझिए, और फिर इसको इंटीग्रेट भी करना है। तो आप जानते हैं कि x का डॉट प्रोडक्ट x के साथ होता है, मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, एफ एक्स डी एक्स दोनों x के डायरेक्शन में, एफ एक्स डी एक्स के बीच का एंगल जीरो होगा तो एफ एक्स डी एक्स कॉस जीरो वन होता है, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो गया। पर जब एफ एक्स आई का डी वाई जे से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x के डायरेक्शन में फोर्स है, y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 90 डिग्री का है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। इसीलिए जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एफ एक्स डी वाई एफ एक्स डी जेड का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। उसी तरह जब एफ वाई का करेंगे, है ना, तो मिलेगा एफ वाई डी वाई सिर्फ, क्योंकि इसका एक्स के साथ और वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, और एफ जेड का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ मिलेगा एफ डी जेड के साथ, है ना। अब इसको करना है इंटीग्रेट, तीन अलग अलग टर्म है, एक साथ भी कर सकते हैं, कुछ केसेस में इसको अलग अलग करना पड़ता है, एफ एक्स डी एक्स को अलग, एफ वाई डी वाई को अलग, और जो रिजल्ट आएगा सबको जोड़ लेंगे, है ना। घबराना नहीं है, लिमिट रखना x1 से x2, y1 से y2 और z1 से z2। जो इस बात को समझ लिया ना, वो हर डिफिकल्ट सिचुएशंस में वर्क डन निकाल सकता है। तो वर्क डन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें थी वो सब हम लोगों ने देख लिया है, अब समय है उसको अप्लाई करने का। तो उम्मीद है आप लोग रेडी हैं। कोई बात नहीं समझ में आई हो, छोटी से छोटी बात भी, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो हम लोग इसमें सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आसान और कम समय में समझने की कोशिश कर रहे हैं, आसान तरीका और कम समय में। आइए पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है। कह रहा फोर्स दिया हुआ 10 प्लस 0.5x, यहाँ x लगा हुआ है फोर्स में, मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा फोर्स बदल जाएगा, फोर्स वेरिएबल है। x ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन, फोर्स किधर है, x के डायरेक्शन में, वेयर f इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर, जहां पे f न्यूटन में है और x मीटर में है। फिर क्या पूछा है, find the work done by this force during displacement from x is equals to 0 to x is equals to 2.m। देखिए इसमें जो है फोर्स जो लगाया है वो x के डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, x के डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स डी एक्स को सिर्फ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वर्क डन के लिए क्या करेंगे, वर्क डन हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, y के डायरेक्शन में फोर्स है नहीं, z के डायरेक्शन में है नहीं, और ना ही डिस्प्लेसमेंट है x y और z के डायरेक्शन में, तो उधर कोई वर्क डन नहीं, जो भी नेट वर्क डन है वो एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है सर, लिमिट क्या रखेंगे, 0 से 2। ये 2.0 दिया है, ये 0.50 दिया, उससे घबराना नहीं है, बस ये बता रहा है कि जो डेटा दिया हुआ है वो 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया है, तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना चाहिए, है ना। तो वो लास्ट में हम लोग ख्याल रख लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू 10 प्लस 0.5x dx, ओके, लिमिट इज 0 to 2। अब कहेंगे सर यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे होगा, अगर किसी का इंटीग्रेशन में डर है, वहम है, तो आराम से बैठिए, इंटीग्रेशन हो जाता है, बहुत आसान है। 10 प्लस 0.5x है, दो फंक्शन है यहाँ पे 10 और 0.5x, 10 में कोई x नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है उसमें x टू द पावर 0 लगा हुआ है, और ये x टू द पावर n वाला जितना भी फॉर्मेट है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1, यानी इंटीग्रेट करते हैं तो याद रखिएगा कि बढ़ जाता है, इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है एक, और उतना ही से फिर n प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो 10 में x टू द पावर 0 है तो 10 के साथ कौन आ जाएगा, x टू द पावर 1, और 1 से डिवाइड कर लिया। 0.5 के साथ x था तो उसका पावर बढ़ा दीजिए x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कैसे रखना है, 0 से 2 तक। बस प्रॉब्लम सॉर्टेड है। अब क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 10 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2
माइनस, अब x की जगह पे 0 रख देंगे तो पहला टर्म भी 0 और दूसरा टर्म भी 0, दोनों बर्बाद हो गया। फाइनल आंसर है 20 प्लस 1, ये 21 जूल है। ऐसे आसान सवाल भी होते हैं, घबराना नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जेई 1998 में पूछा है। वो उस समय का क्वेश्चन है जब आईआईटी जेई अलग एग्जाम लेता था और एनआईटीज के लिए जो एग्जाम होता है वो अलग है। उस समय जेई मेन नहीं होता था, आईआईटी का स्क्रीनिंग और मेंस अलग से होता था। तो उस दौर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई बार इस तर्ज पे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे दिया है कि एक फोर्स है जो माइनस के वाई आई है प्लस एक्स जे। इसमें फोर्स का दो कंपोनेंट दिखाया गया, दोनों वेरिएबल है ना। फिर क्या कहना है, एक्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। फोर्स एक्स वाई के प्लेन में है, पार्टिकल भी एक्स वाई के प्लेन में चल रहा है। तो एक अच्छी बात है कि जेड के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं और जेड के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में पार्टिकल को ले गया गया है टू द पॉइंट 1,0। किस पॉइंट तक, a, 0 वहां तक ले गए, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हुए ओरिजिन से। देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम ओरिजिन से एक्स के डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर वाई के पैरेलल चल रहे हैं। तो पहले हम ओरिजिन से a, 0 तक पहुंचते हैं और फिर a, a तक पहुंचते हैं। आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसा है, इधर एक्स एक्सिस है और इस तरफ वाई एक्सिस है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन बताना है बाय द फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल। तब इस सवाल को थोड़ा सा तोड़ करके सॉल्व करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पहले हम पहला जो पाथ है ना 0 से a0 तक, वहां तक का वर्क डन निकाल लेते हैं W1 और फिर W2। ठीक है, ठीक है सर, पहले W1 की बात की जाए तो W1 में यहाँ पे रास्ते में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा, देखिए फोर्स जो दिया हुआ है माइनस के वाई आई है माइनस के एक्स जे। मतलब फोर्स एक्स और वाई के साथ चेंज हो रहा है। पर इस रास्ते में जहां भी आप जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो वेरी कर रहा है पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब जो फोर्स हम फर्स्ट जर्नी की बात कर रहे हैं, W1 की बात कर रहे हैं, उसमें y 0 है पूरे रास्ते में, 0,0 से लेकर के a,0 तक। अगर y 0 है तो ये x वाला कंपोनेंट 0 है और ये वेरी कर रहा है। ठीक है सर, पर जो फोर्स है वो अब उसका सिर्फ y कंपोनेंट चेंज कर रहा है। शुरू में ये भी 0 रहा होगा, फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फोर्स बड़ा होता जाएगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये नेगेटिव y की तरफ है, जैसे जैसे x बड़ा होगा y कंपोनेंट बड़ा होगा। पर हर बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस पे हुआ है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे dx और जो फोर्स है वो y के डायरेक्शन में, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो जब आप वर्क डन W1 पता करेंगे तो f डॉट dx करना है, dxi है ना। और f कैसा है अपना, सर f तो है माइनस के एक्स जे डॉट dxi। तो जहां आपको j और i का डॉट प्रोडक्ट मिल जाए, दोनों के बीच 90 डिग्री होने के कारण इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट ही 0 है तो एडिशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, W1 अपना 0 है। अब फोकस करना है W2 पे। आइए W2 को समझते हैं। फिर से चलते हैं कि जो फोर्स है अपना वो माइनस के एक्स, एक्स नहीं है, देखिए एक्स का जो कंपोनेंट है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है और वाई की तरफ का जो कंपोनेंट है वो एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, अब हमें जो करना है वो कहाँ पे, W2 की बात कर रहे हैं। W1 तो हो गया, W2 इसके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपना वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, और चल रहे हैं हम लोग यहाँ से 0 a कॉमा 0 से a कॉमा a तक। ठीक है, अब इस पे y कैसे वेरी कर रहा है, देखिए हर एक पॉइंट पे आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा a रहेगा, y चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन है उस लाइन पे x और y कैसे चेंज कर रहा है। तो x हम देख रहे हैं हमेशा कांस्टेंट है और y चेंज कर रहा है। मतलब फोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं इस लाइन के लिए, 1,0 से a के लिए। माइनस के वाई, वाई तो वेरी कर रहा है सर, यानी एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, पहले छोटा फिर बड़ा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाई की वैल्यू बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है। पर ऐसे इस कंपोनेंट से हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि एक्स जो है इस पे वो कांस्टेंट है, ये ए हो गया जे। क्योंकि हम वाई के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वर्क डन भी वाई कंपोनेंट करेगा, पर वाई कंपोनेंट के साथ क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में इधर पीछे। ठीक है सर,
W2 के लिए हम क्या करेंगे, F डॉट dy लगाएंगे, y वेरी कर रहा है, और इसमें फिर आपका माइनस के वाई आई माइनस के ए जे का डॉट प्रोडक्ट डी वाई जे से। अब आप जानते हैं कि आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स है वाई के डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कोई वर्क डन नहीं करता है, तो वर्क डन सिर्फ हो रहा है माइनस के ए आई डॉट डी वाई, सॉरी ये जे है डॉट जे, जे डॉट जे 1 हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लिमिट है जी जीरो से लेकर के ए तक, किसका लिमिट देखेंगे, वाई के वेरिएशन का। अब यहां से क्या हो गया, देखते हैं के वाई और डी वाई बच्चा सिर्फ, के वाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या लगाते हैं, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ वाई लग जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, माइनस साइन लगा हुआ है ही, लिमिट रखना है जीरो से लेकर के ए तक, तो जब आप ए रखेंगे तो माइनस के ए इंटू ए, के स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस जीरो, हालांकि माइनस माइनस प्लस होगा पर जीरो है तो माइनस लिखिए प्लस लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, फाइनल रिजल्ट माइनस के ए स्क्वायर है। अच्छा W1 हमारा W1 पहले ही जीरो हो चुका है, तो जो नेट वर्क डन है W1 प्लस W2 वो W2 के बराबर होगा, और यह सही आंसर ऑप्शन सी है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर था, पर थोड़ा ब्रेक करके समझेंगे, जब वेरिएबल फोर्स है तो ब्रेक करके समझना ज्यादा जरूरी होता है, और यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि दो अलग अलग पाथ भी हैं, तो ब्रेक करके ऐसे कंडीशन में ब्रेक करके दोनों अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क डन पता कर लीजिए, तो वो ज्यादा आसान होता है, ज्यादा अच्छे से आपको विजुअलाइज होता है और आसानी से आंसर तक हम लोग पहुंच जाते हैं, है ना? चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। कई बार फोर्स जो है वो इक्वेशन में ना देकर के ग्राफ में दिया रहता है, यानी फोर्स पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है या क्या है वो ग्राफ में दिया हुआ है। ऐसा एक फोर्स है, मान लेते हैं ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है ना, एक्स जीरो से लेकर के एक्स तक चला गया या एक्स नॉट तक चला गया, इस पूरे प्रोसेस में फोर्स क्या है, हर एक्स पे फोर्स सेम है ना, वर्क डन जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये सर एफ इंटू एक्स नॉट होगा, फोर्स जब कांस्टेंट होता है तो एफ इंटू एक्स नॉट होता है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो ये एफ इंटू एक्स नॉट क्या है, एफ तो ये वाला हाइट है और एक्स नॉट नीचे वाला बेस है, हाइट इंटू बेस इस रेक्टेंगल का एरिया बताता है, ये वर्क डन जो है वो एरिया के बराबर हो गया, है ना। और यही नियम वेरिएबल फोर्स के लिए भी लागू होता है, मतलब कि यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स को दिखाएंगे कैसे, पहले इसको समझिए, इधर एक्स है इधर एफ है, मतलब हर समय फोर्स कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, जो भी है चेंज हो रहा है ना। अब स्टार्ट करते हैं x1 से, जा रहे हैं x2 तक, है ना। तो अब ये जो फोर्स वेरी कर रहा है इसका क्या मतलब है समझते हैं, किसी x पे, है ना, जो फोर्स है वो, ये जो लंबा डंडी है ना वो फोर्स को बताता है, और ये फोर्स वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं x प्लस डी एक्स पे, है ना, तो ये फोर्स चेंज हो गया, पर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये फोर्स इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट था, तो ये F और ये नीचे वाला dx, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा वर्क डन जो है dw, ये dw जो है F dx जिसको कहते हैं, वो छोटा सा स्ट्रिप का एरिया है, लेकिन जब टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप बनेगा, इसके बाद जब जाएंगे तो ये एक छोटा सा स्ट्रिप बनेगा। अब इस स्ट्रिप में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बारीक सा छोटा सा गैप छूट रहा है, वो भी नहीं छूटेगा, क्यों, क्योंकि dx बहुत छोटा है, हमने स्ट्रिप बड़ा बना दिया, स्ट्रिप को एकदम पतला पतला बनाना है, एक एक लाइन जैसा, एक लाइन के बगल में दूसरा उसके बगल में दूसरा, ऐसे खींचते जाएंगे, तो ये x1 से x2 तक जब जाएंगे टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करना होगा f dx को x1 से x2 तक, तो ये जो इंटीग्रेशन है, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं इशारा किधर कर रहा हूँ, ये जो इंटीग्रेशन वो टोटल एरिया के बराबर होगा, तो ये हो जाता है एरिया अंडर कर्व, यानी कि ग्राफ दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन के लिए आपको सिर्फ एरिया पता कर लेना, वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है। अब ये जो वेरिएबल फोर्स है मैंने एग्जांपल में टेढ़ा मेढ़ा लिया है, पर जब क्वेश्चन में आएगा तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा कि जिसका एरिया पता करना वो या तो ट्रायंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, या फिर ट्राइपीजियम बन जाएगा, ऐसा कुछ नोन सा शेप बनेगा जिसका एरिया पता करना आसान है। कुछ जगहों पे आप देखेंगे सर्कल बन रहा है, तो ऐसा कुछ शेप बनेगा जिसका एरिया हम लोग ज्योमेट्री के फॉर्मूला से ही पता कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन की जरूरत एरिया पता करने में मोस्टली नहीं पड़ता है। अब आइए समझते हैं जो अलग अलग तरह का फोर्स है उसको मैथमेटिकल तरीके से कैसे वर्क डन निकालते हैं, ये तो हमने सीखा। उसके साथ अब एक बात समझते हैं कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है। जितने भी फोर्स है उनको हम लोग दो ग्रुप में बांट रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कह रहा है फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन राउंड द ट्रिप इज जीरो, अदरवाइज फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। क्या कहने का मतलब है
कि हम जहां से चले घूम करके वहीं अगर आ गए, है ना। ये घूमना कई तरह से हो सकता है, सीधा लाइन पे भी चल के घूम के आ सकते हैं, ऐसे गए और फिर वापस आ गए, ये भी घूम राउंड द ट्रिप ही कहलाएगा। पर कोई एक पाथ पे चल के फिर वहीं वापस आ गए तो उसको राउंड द ट्रिप कहते हैं। अब किसी फोर्स का वर्क डन राउंड द ट्रिप जीरो हो जाए, है ना, वर्क डन अगर जीरो हो जाए मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है। और अगर वर्क डन नॉन जीरो आए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए पर जीरो नहीं आए, तब फोर्स को मानते हैं, जिस फोर्स का वर्क डन आपने पता किया वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है ना। एक तो पहचान ये है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। पर फोर्स का कंजर्वेटिव होना और नॉन कंजर्वेटिव होने के लिए राउंड द ट्रिप आना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। और चेक करने के लिए भी पूरा राउंड द ट्रिप आने की जरूरत नहीं है। आप किसी दो पॉइंट के बीच वर्क डन निकाल रहे हैं तो उसमें भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन, फोर्स का जो वर्क डन है वो आपको पता चल जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो कैसे डिपेंड कर रहा है दो पॉइंट के बीच जब वर्क डन लेते हैं। कह रहा है फोर्स is conservative if work done is not path dependent, otherwise the force is non conservative। not path dependent का मतलब क्या है, हमें 1 से 2 जाना है तो कई पाथ हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऊपर गए फिर वापस आए, ऐसा भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या इधर कहीं गए इधर गए इधर गए, ऐसे कई तरह से डिस्प्लेस होकर के आए। अगर हर पाथ पे वर्क डन, यहाँ W1 W2 W3 है, ये तीनों ही पाथ पे वर्क डन सेम आ जाए किसी गिवन फोर्स के कारण, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव है, एफ जो है वो कंजर्वेटिव है। अगर तीनों पाथ पे वर्क डन अलग अलग आ रहा है, यानी कि पॉइंट सेम है इनिशियल और फाइनल पर वर्क डन अलग अलग पाथ में अलग अलग है, मतलब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। उम्मीद कर रहे हैं पॉइंट समझ गए आप लोग। अब क्या है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है और कोई पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, और उसका वर्क डन पता करना है। जैसे एक फोर्स है यहाँ से यहाँ ऐसे बोला कि पाथ है ये, इस पे वर्क डन पता करिए। अब इस पे इंटीग्रेट करना भी मुश्किल, बड़ी समस्या है ना। लेकिन हमें पता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम क्या करेंगे, अपने से एक सीधा पाथ बनाएंगे और इस पे वर्क डन पता करेंगे। यहाँ पे जो वर्क डन आना और यहाँ पे जो वर्क डन आना, दोनों क्या आना है, सेम आना है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो जो लूप वाला पाथ है उस पे वर्क डन वही होगा जो इस पे वर्क डन आया मेरा, सेम वर्क डन है। पर ये तभी आप कह सकते हैं जब आप पहले से श्योर है कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। चेक करने का भी तरीका यही है। लेकिन इतने सालों में कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि आपको हर फोर्स को वर्क डन चेक करके पता करने की जरूरत नहीं है कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये ऑलरेडी पता किया जा चुका है। आपको सिर्फ एक ग्रुप याद रखना है। नॉन कंजर्वेटिव को आप याद रखिए, कंजर्वेटिव अपने आप पता चल जाएगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव के ग्रुप में नहीं है तो फोर्स कंजर्वेटिव ही होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वो सारे फोर्स जिसमें फ्रिक्शन का नेचर है, मतलब दो सॉलिड के बीच जो फ्रिक्शन लगता है वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। लिक्विड और सॉलिड के बीच भी फ्रिक्शन लगता है ना, वो भी नॉन कंजर्वेटिव है, जिसको हम विस्कस फोर्स कहेंगे, आगे चल के समझेंगे। उसके अलावा एयर में कोई गाड़ी चल रहा है, कोई ब्लॉक चल रहा है, कोई सॉलिड चल रहा है तो उस पर एयर फ्रिक्शन लगता है, वो एयर फ्रिक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव। इसके अलावा जो फ्रिक्शनल नेचर का फोर्स नहीं है वो सब कंजर्वेटिव है, चाहे ग्रेविटी का फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, स्प्रिंग फोर्स हो, ये सब कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपने नॉन कंजर्वेटिव को आइडेंटिफाई कर लिया तो काम हो गया। और एक पहचान क्या है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव नाम क्यों है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो हम कहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ अंश, कुछ हिस्सा दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल जाता है, पर्टिकुलरली मोस्टली हीट के फॉर्म में। यानी जब भी घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा तो कुछ हीट निकलता है ना। तो जहां ये हीट निकल रहा है किसी प्रोसेस में किसी फोर्स के कारण, तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। समझ गए, नाम भी इसीलिए आया है। कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, नॉन कंजर्वेटिव अगर कहीं लग जाए तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। नीचे कुछ फोर्स के लिस्ट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन, अभी मैंने बात किया, नॉन कंजर्वेटिव है ना। एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव है। विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, तो बचा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जितने भी फ्रिक्शन फ्रिक्शन वाले टर्म है, चाहे विस्कस फोर्स हो, एयर रेजिस्टेंस हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, ये सब नॉन कंजर्वेटिव है ना। ये बस याद रखिएगा, इन तीनों को याद रख लिया आपने, पहचान लिया तो कंजर्वेटिव अपने आप अलग हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन द फॉलोइंग। इस सवाल को ट्राई करिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब इस बार पता करना है। वेट ऑफ द बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव होगा। फोर्स बिटवीन टू आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव होगा। मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन बच गया, एयर रेजिस्टेंस। एक बार जो फोर्स का लिस्ट दिया है
या जो फोर्स का नाम लिया जा रहा है उसको अगर आपने पहचान लिया कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो उसका वर्क डन पता करना आसान हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ डिपेंडेंट वर्क डन होता है, तो जैसे जैसे पाथ गया पूरे को आपको लेके पकड़ करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। आइए अब समझते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी का जैसे ही एनर्जी की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में जो चलता है वो काइनेटिक एनर्जी। बहुत शुरू से बचपन से हम लोग सुनते हैं। दूसरा दिमाग में आता है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद और कई तरह की एनर्जी आते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, बाकी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको अलग अलग एनर्जी का फॉर्म कहा जाता है, बट ये दोनों मिलकर मैकेनिकल एनर्जी। पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। कह रहा है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम और ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी या सिस्टम में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। और जो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, अगर मास दिया है और वेलोसिटी दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा। राइट। और यही फैक्ट है, यही सही है, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया गया है। क्यों किया गया है, इसका रिलेशन वर्क डन के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं इसको समझेंगे आगे, पर अभी के लिए मान के चलना है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गुड। अब एक सवाल कई बार पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इस पे कई डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ रखा है। काइनेटिक एनर्जी भी मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे करता है, हाफ एम वी स्क्वायर। आपका जो लीनियर मोमेंटम है, पी से लिखते हैं, वो भी मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पर लीनियर मोमेंटम सीधे एम इंटू वी। तो मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड कर रहा है। आपस में इन दोनों का कैसा रिलेशन है उसको समझते हैं। इन दोनों का रिलेशन समझना है जब हम मान के चल रहे हैं कि मास कांस्टेंट है ना, तो दोनों में चेंज आ रहा है किसके कारण, वेलोसिटी के कारण। एक काम करते हैं, पहले पी वाले एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है सर। मास से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है। 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। ऐसा करने से क्या हुआ, इस तरफ तो पी स्क्वायर बाई 2m बन गया, इस तरफ जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर बन गया, यानी कि पी स्क्वायर बाई 2m जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक, यही मेन रिलेशन आपको याद रखना है। अब थोड़ा इसको टुकड़े में याद रखते हैं। हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप लीनियर मोमेंटम को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, है? ये मोटा मोटी नियम है। ठीक है सर। या P इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, ऐसा भी याद रख सकते हैं। और एग्जैक्ट रिलेशन याद रखना है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन भी मॉडर्न फिजिक्स में आगे हम लोग बहुत यूज करते हैं, पर कई बार जो सवाल देखा गया वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पे, वो इस रिलेशन से ज्यादा रहता है। इसमें क्या है कि हम जब डबल करेंगे P को तो पता है K कितना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बहुत छोटा चेंज है ना, 1%, 0.1%, 0.5%, 2%, ऐसा बहुत छोटा चेंज है, उस चेंज के लिए दोनों में जो चेंज का रिलेशन है फ्रैक्शनल चेंज का, डेल्टा के ई बाई के इनिशियल इज इक्वल टू हो जाता है, जो यहाँ पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा पी बाई पी। यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लीनियर मोमेंटम के जस्ट डबल फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। ये छोटा चेंज के लिए लागू होता है, बड़ा चेंज होगा तो फिर आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आपने एरर इन मेजरमेंट में कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो एरर इन मेजरमेंट पे मेरा डिटेल वीडियो आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है सर। अब कई वीडियो जो मेरे पड़े हुए हैं एरर इन मेजरमेंट का, आप देखिए, उसमें आपको इसका डिटेल मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पी में 1% का चेंज लाया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज का रिलेशन यही बन जाएगा। अगर 1% लीनियर मोमेंटम चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी 2% बढ़ेगा। लीनियर मोमेंटम 1% घटता है तो काइनेटिक एनर्जी 2% घटता है, ऐसे याद रखना। या 0.5% अगर लीनियर मोमेंटम बढ़ा तो 1% काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे कई बार एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे देख सकते हैं, सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 1%। अगर हम लीनियर मोमेंटम को 1% से बढ़ा ले तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। अभी मैंने बताया के ई बाई के इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, जो 2 टाइम्स डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, यानी लीनियर मोमेंटम के परसेंटेज चेंज का 2 टाइम्स होगा। तो ये जो है, ये डेल्टा पी बाई पी 1 नहीं दिया है, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 पूरे को दिया है 1%। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज चेंज जो है वो 2% होगा। बस इतना सा काम करना है। लेकिन अगर बड़ा हो जाए 10%, 20%, तब क्या करेंगे।
उस केस में क्या करेंगे कि अगर हम p को 10% बढ़ा रहे हैं यानी कि 1.1 p कर दिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है सर, k इज इक्वल टू हो जाएगा, ये k इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर 1.21 इंटू पी स्क्वायर, यानी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 21% होगा। अगर 10%, 10% चेंज का मतलब 1 से 1.1 हो गया है ना, ये 1% चेंज नहीं है, 0.1 आउट ऑफ 1 चेंज किया है। तो अगर 10% पी में चेंज है तो काइनेटिक एनर्जी में 21% का चेंज होगा। तो बड़ा चेंज के लिए फिर स्क्वायर वाला जो रिलेशन है उसको यूज करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब अगला पॉइंट समझते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने एनर्जी समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी, बॉडी में कुछ एनर्जी आया तो उसमें कुछ मोशन आएगा, मोशन के कारण जो एनर्जी आता है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो उसका मोशन में वेलोसिटी में जो बदलाव आता है जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो बदलाव उस पर कितना वर्क डन हुआ है उस पर डिपेंड करता है, उसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, काइनेटिक एनर्जी इवन आप देखेंगे अलग अलग फ्रेम में बदल जाता है, पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना उसका सीधा रिलेशन वर्क डन से। क्या मतलब है सर? ये कहता है वर्क डन बाय ऑल या नेट वर्क डन by all the forces is equal to change in kinetic energy of a body और सिस्टम। कई बार एक से ज्यादा बॉडी भी हो सकता है ना, उस पे भी ये लागू होता है। इसका क्या मतलब है मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं, नेट वर्क डन है ना, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये छोटे से एक्सप्रेशन में इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ ऑल द फोर्सेज का क्या मतलब है? अगर एक ही बॉडी है तो उसमें बाहर से जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स है ना, लेकिन अगर सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में दो मास है, वो भी आपस में फोर्स लगा रहा होगा है ना, या कुछ बाहर से उस पर फोर्स लग रहा होगा। तो जो फोर्स है उसको ब्रॉडली देखा जाए तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा या फिर इंटरनल फोर्स होगा। दोनों का जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम इंटरनल एक्सटर्नल सारे फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। अब जो इंटरनल फोर्स है ना, उसका दो नेचर होगा। जो इंटरनल फोर्स है उसके दोनों नेचर को समझते हैं, या तो इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव होगा जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर नॉन कंजर्वेटिव होगा, दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो फ्रिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको भी दो ग्रुप में बांट दीजिए इंटरनल फोर्स को। अभी जो मैं बताने वाला हूं ना, यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर होल योर लाइफ। ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी पावर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी बात ना समझ में आ रही हो तो डिस्कस करिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ करके सब कुछ कर सकते हैं आप, जितना चाहे उतना डाउट्स पूछिए, मैं कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट को क्लैरिफाई करने का। पर यहाँ कई बार क्या होता है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फ्रेम में देखेंगे ना तो अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन वर्क डन तो सभी फ्रेम में सेम होगा क्योंकि फोर्स वही है, फोर्स जनरली नहीं बदलता है। तो कई बार जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सूडो फोर्स कंसीडर करना है, फिर वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। यानी ज्यादातर केस में यही हम लोग यूज करते हैं, पर कुछ केसेज में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ वर्क डन बाय सूडो फोर्स को भी कंसीडर कर ले, तो ये काम बिल्कुल ठीक करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी, है ना। ये कहाँ यूज करना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और मोस्टली जो यूज होता है वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है, आगे आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको समझते हैं, पहले इस सवाल को ट्राई करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे कुछ एग्जांपल्स आएंगे, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। कह रहा है पार्टिकल which experiences which is never which experiences a force is given by 3i plus 12j। जो फोर्स है उसका दो कंपोनेंट है, दोनों कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट फोर्स लगा, अंडर गोज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4i, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 4i, वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इफ द पार्टिकल हैड अ काइनेटिक एनर्जी 3 जूल, अगर पार्टिकल के पास पहले से 3 जूल का काइनेटिक एनर्जी है एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट में कुछ वर्क डन हुआ उस पर, तो जो वर्क डन हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। ये देखिए जेईई मेन 2019 में पूछा गया। अब जो लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है। कैसे है सर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। या एक ही फोर्स की बात कही गई तो एक ही फोर्स लग रहा है मान लेते हैं। फोर्स क्या है?
3i प्लस 12j डॉट 4i। एफ डॉट एस लगा देंगे, फोर्स कांस्टेंट है, सीधा बात हो जाएगा, इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा। गुड। यहाँ आई का डॉट प्रोडक्ट तो 3 into 4 हो जाएगा, जे और आई का 0 हो जाता है। के फाइनल पता करना, के इनिशियल दिया हुआ 3 जूल, ये आ रहा 12, के फाइनल कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 विच इज 15 जूल। कोई ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन बी। तो ऐसे कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने वाला प्रॉब्लम आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। एक और सवाल देखते हैं, बहुत डरावना से भयावना सा सवाल जो ईरोडो का प्रैक्टिस रहा है कि थोड़ा ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती हो, वैसा सवाल है। कह रहे बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill, जैसा फिगर में दिखाया गया, by a force F which at each point was directed along the tangent to the trajectory। ये जो फोर्स है वो हमेशा टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो फोर्स कांस्टेंट तो नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी नहीं है, डायरेक्शन वाइज भी नहीं है। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h। अगर हिल का हाइट h है तो आपको इसका वर्क डन बताना है। द लेंथ ऑफ द बेस इज l एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज k। अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है, चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, ये सब नहीं बताया, लेकिन एक चीज जो दिया है कि इसको स्लोली लेके जा रहा है। स्लोली मतलब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। अगर वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो फोर्स को ऐसे एडजस्ट करना, चेंज करना कि जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो जीरो रह जाए। अब वैसे सिचुएशन में हमें ये फोर्स का वर्क डन पता करना है। क्या करेंगे सर? चलिए देखते हैं, समझते हैं, अगले पेज पे आइए थोड़ा सा पहले। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाए तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है पहले बताइए। एक mg लग रहा है नीचे, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल सब सारे फोर्स को कंसीडर करता है। और क्या लग रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ठीक इसके अपोजिट, फ्रिक्शन भी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, और बाहर से जो फोर्स है वो तो है ही। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इन सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और जो कि 0 है। यहां तक बात आई सर समझ में? पर इतने सारे फोर्स देख करके तो डर सा लग गया है, सबका वर्क डन कैसे मिलेगा। इसमें एक बहुत आसान है, बहुत सीधा शरीफ नॉर्मल है अपना, यह हमेशा नॉर्मल टू द स्लोप है, और स्लोप जिधर है उधर ही हम चल रहे हैं, हमेशा लेके खींच रहे हैं, बढ़ेगा तो स्लोप की तरफ ही, यानी डिस्प्लेसमेंट का हमेशा परपेंडिकुलर बना रहेगा, इसीलिए इसका वर्क डन 0। अब इस कॉम्पिटिशन से नॉर्मल का वर्क डन बाहर हो गया। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये भी बहुत टेढ़ी खीर है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे होगा, और वर्क डन बाई mg कैसे होगा। mg देखिए कंजर्वेटिव फोर्स है, आप यहां से यहां जब लेके जाएंगे ना, तो जो mg का वर्क डन है वो ऐसे जाने पे भी वही वर्क डन होगा, ठीक है सर। और जब आप इस पाथ पे चल रहे हैं तो mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, कोई वर्क डन नहीं, W1 0। और यहां से यहां जब जाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ h और mg लगा है नीचे, ओहो, कांस्टेंट फोर्स है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट mg नीचे, तो वर्क डन कितना होगा इसका माइनस mgh। वर्क डन बाई फ्रिक्शन नहीं पता सर, वर्क डन बाई एफ नहीं पता, पर टोटल 0 है ये पता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई कैपिटल एफ, ये दोनों मिलकर के mgh होगा। अब जो बाहर से फोर्स लग रहा है ना, उसका वर्क डन बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कितना लग रहा है ये कुछ नहीं बताएगा। पर अगर हम वर्क डन बाई फ्रिक्शन पता कर ले और mgh पता है ही, तो हमारा काम बन सकता है ना। पर वो भी अभी आसान नहीं है। कैसे? वर्क डन बाई फ्रिक्शन होता है क्योंकि ये स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं, वो म्यू इंटू नॉर्मल लगता है, नॉर्मल इज mg cos थीटा। mg का दो कंपोनेंट ले लिया जाए तो इधर वाला कंपोनेंट cos थीटा और इधर वाला sin थीटा होता है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है, पर क्योंकि ये स्लोप चेंज हो रहा है तो थीटा भी बदल रहा है हर बार। हाँ सर, डॉट dr, हालांकि dr तो जिधर फ्रिक्शन उसका उल्टा है, तो ये वर्क डन नेगेटिव, यानी जिधर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके ठीक उल्टा लग रहा है फोर्स, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mgh। अच्छा, ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का हुआ ना, टोटल वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट करना है नीचे से लेकर के आखिरी वाले पॉइंट तक। मैं थक रहा हूं थोड़ा थोड़ा, पर आप लोग बूस्ट करते रहिए। अब कैसा होगा वर्क डन सर? इसमें से पहले तो जो कांस्टेंट उसको बाहर लीजिए, म्यू। म्यू को यहाँ पे क्वेश्चन में के दे रखा है ना, तो हम लोग भी के यूज करते हैं, के।
के एम जी ये नहीं चेंज हो रहा, पर अपना डी आर कॉस थीटा जो है ये बदल रहा है, इसी को जोड़ना है इंटीग्रेट करने का मतलब, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम जी एच। अब ये जो डी आर कॉस थीटा है ना, ये ट्रिकी पॉइंट है, ये क्वेश्चन को आसान बनाएगा। डी आर कॉस थीटा को जोड़ना है, तो डी आर कॉस थीटा क्या है, ये डी आर जो है ना हर एक पॉइंट पे अलग होगा। तो इस डी आर कॉस थीटा जो है, डी आर को अगर कॉम्पोनेंट में बांट लिया जाए, ये एंगल थीटा है ना, स्लोप एंगल को ही थीटा कह रहे हैं। इधर जो डी आर कॉस थीटा है, डी आर साइन थीटा अपना y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डी आर कॉस थीटा जो है वो x के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ले लिया जाए, यानी हर छोटे डिस्प्लेसमेंट का जो x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वही डी आर कॉस थीटा है। तो हमें करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना सिर्फ dx को, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम जी एच। अब तो कुछ बात लग रहा है बन जाएगा। अब dx 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 सब छोड़ेंगे, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो dx हुआ है सारे dx को जोड़ देंगे, तो ये आप देखेंगे ये जो लाइन का लेंथ है ना उसी के बराबर dx का सम आएगा। यानी मेरा कहना है सर, आप कह रहे हैं कि ये L हो जाएगा, बिल्कुल सही, और ये अपना mgh, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उतना ही काम कर रहा है जितना mg और फ्रिक्शन मिल के कर रहा है, तभी और उसका उल्टा भी लग रहा है, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन के ठीक उल्टा लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, हमें मैग्नीट्यूड ही पता करना था, डायरेक्शन उल्टा होगा, क्योंकि mg का और फ्रिक्शन दोनों का वर्क डन नेगेटिव है, इसलिए f का वर्क डन पॉजिटिव है, mgh प्लस k mgl, यही फाइनल आंसर है। आप चाहे तो mg को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे h प्लस k इंटू एल, ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा और यही फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं कई बार वर्क एनर्जी पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे अननोन फोर्स जो कैसे चेंज हो रहा है नहीं पता, लेकिन बाकी फोर्स का अगर नेचर आपको पता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, तो कोई अननोन फोर्स जो रैंडम है उसका भी वर्क डन पता कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल हो, आसान से आसान सवाल हो, हर जगह लगता है वर्क एनर्जी थ्योरम, परेशान नहीं होना है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आपको डिस्कस करना है। आइए अब चलिए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। पोटेंशियल एनर्जी का पहले डेफिनेशन ठीक से समझते हैं। कह रहा है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी सिस्टम द्वारा उसके शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसमें एनर्जी आ जाता है या रहता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पर आप कहेंगे सर आप बहुत कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं, हम लोग बहुत सीधा सीधा जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कॉम्प्लेक्स नहीं है, यही मेन डेफिनेशन है, इसको समझ गए तो हर तरह के पोटेंशियल एनर्जी को समझ जाएंगे। अब कोई भी सिस्टम है, इसको कई बार हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी भी बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। जैसे अपने पास मान लीजिए ये एक सिस्टम है ना, इसका एक अपना एक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव लाना है ना, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, यूं देखिए फोल्ड किया। इसको फोल्ड करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा है, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया है, तो मैंने फोर्स लगाया है तो मैंने इस पर वर्क डन किया। मान लेते हैं कि हमने इस पर वर्क डन किया 1 जूल। ये 1 जूल इस गया कहीं, जब इसको छोड़ेंगे तो ये 1 जूल एनर्जी वापस करेगा जब इनिशियल पोजीशन में आएगा। तो यहाँ इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, जब इसको दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ले गए, दूसरे शेप में ले गए, तो इसके पास कुछ और एनर्जी हो गया है ना। और ये जो चेंज इन एनर्जी आया है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। या अब जो इस फॉर्म में इसमें एनर्जी है, इसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी में बदलाव आया या कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसमें एनर्जी जो बढ़ा, उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कई तरह का हो सकता है। अभी हमने देखा शेप में चेंज हुआ है ना, कोई कंप्रेस करके साइज बदल दिया, उसमें भी चेंज हो सकता है। कई जगहों पे हम उसका पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे जब पोजीशन चेंज करते हैं तो उस केस में अर्थ और ये मास दोनों मिलकर सिस्टम हो जाता है। जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन को बदल रहे हैं। वहां पे भी इस तरह एक तरह का ये कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी है, पर वहां पोजीशन के टर्म में ये बदलाव को देखा जा सकता है। तो कई बार पोजीशन के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है ना? और भी पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात कही जाए, जैसे आपने देखा है गुलेल का रबर खींच दीजिए है ना, जैसे खींच के रखते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी रहता है, वो कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही वापस आता है तो वो एनर्जी वापस करता है, यानी दोनों कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी का कुछ डिफरेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो एनर्जी स्टोर्ड है, स्टोर्ड फॉर्म, आप ऐसे कह सकते हैं कोई एनर्जी स्टोर्ड है जो बाद में एक्शन में आएगा है ना। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन एक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड, राइट। और उस पोटेंशियल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में फिर से चेंज लाना पड़ता है। जैसे तार के पेड़ पे लगा हुआ तार है ना, जब गिरता है तो अपना काम करता है, जो भी एनर्जी उसने स्टोर किया जब गिरेगा तो किसी का सर फोड़ेगा,
तो ये जो एनर्जी है वो एकाएक अगर किसी सिस्टम में आ जाए तो कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। वैसे ही कोई नॉलेज आपको एकाएक आ जाए, कोई चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाए तो समझिए खतरनाक है। इसलिए धीरे धीरे समझना है, आराम से समझना है। उसके अलावा आपने सुना होगा कई बार कि इसमें आईटी निकालने का पोटेंशियल है, इसमें नीट क्वालिफाई करने का पोटेंशियल है ना। तो जो पोटेंशियल है वो अभी एक्शन में नहीं है, उसमें एनर्जी है, लेकिन जब वो कुछ कर जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी था। तो पोटेंशियल एनर्जी का पता लगाने का भी यही तरीका है कि जब उसमें चेंज आएगा तभी पता चलेगा। एग्जैक्ट कितना है ये मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो कुछ बेसिक बात पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसी सिस्टम का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कितना एनर्जी है, नहीं बता सकते। जब चेंज होगा तब पता चलेगा। तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं? ओनली वी कैन फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जब चेंज होगा तो किसी को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, या जब आप उसका एनर्जी बढ़ाएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा उस पर। इसी से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या पॉइंट पे एनर्जी आपको बताना ही पड़े कभी, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। टू गेट द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड टू एनी पोजीशन वी कैन चूज जीरो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद रेफरेंस पोजीशन। जैसे इस वाले में देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ हमने 1 जूल का वर्क डन किया, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना था? मान लीजिए 100 होगा, तो यहाँ पे 101 हो जाएगा। तो कोई एक रेफरेंस पे हमने मान लिया तो दूसरा का पोटेंशियल एनर्जी अपने आप निकल जाता है। अदरवाइज हमको सिर्फ पता है कि चेंज 1 है। अगर कोई इसको 0 मान ले तो यहाँ पे 1 हो गया, और ज्यादा फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है। और जब आप पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट फॉर्म में बता रहे हैं, मतलब आपने कुछ चीटिंग किया है, कहीं पे पोटेंशियल मान लिया, वहां पे एग्जैक्ट क्या है अभी किसी को नहीं पता, पर आपने मान लिया। इसको मानने से काम आसान हो जाता है, इसलिए कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज किया जा सकता है जिससे अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्ट डिफाइन किया जा सके। लेकिन हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल की कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, हमें चेंज की जरूरत पड़ती है। जैसे 2 पॉइंट ए और बी पे हमने 10 और 15 डिफाइन कर लिया या पता कर लिया कहीं रेफरेंस मान के, तो हमें जरूरत क्या पड़ेगा? ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। तो 10 और 15 के बीच 5 का चेंज आएगा। तो चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने रेफरेंस अगर बदल दिया, रेफरेंस के 0 की जगह 100 मान लेंगे तो एक हो जाएगा 110 और एक 115, डिफरेंस वही देगा, है ना। तो डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी रेफरेंस आप चूज कर सकते हैं। और कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में, तो उसका मतलब उसके बैकग्राउंड में जाके ढूंढना पड़ेगा कि कोई ना कोई रेफरेंस लिया गया है। तो आप ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सवाल है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कैसे करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क डन करता है उसका ठीक नेगेटिव होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कोई मास है, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझते हैं, थोड़ा इससे रूबरू होता रहता है, आता रहता है बीच बीच में, है ना। इसको उठा के ऊपर ले जाना, कैसे आप ऊपर ले जा सकते हैं? आप कोई भी वर्क डन करते हैं तो इसका एनर्जी बढ़ता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, स्लोली स्लोली ले गए, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया। स्लोली ले जाने में काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसका एनर्जी तो बढ़ना चाहिए था, तो गया कहाँ? तो वो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया जाता है यहाँ पे, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं बदलाव आया? क्योंकि इसमें एक फोर्स और काम कर रहा है, mg। नेट वर्क डन देखेंगे तो जीरो ही है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी में बदलाव ना आए तो एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क डन करता है उसी का नेगेटिव इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर देता है, छुपा हुआ फोर्स, है ना। तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं, यानी बाहर से जो एनर्जी सिस्टम में आया एक्सटर्नल वर्क डन के कारण वो, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसको बीच वाले को हटा देते हैं और सीधा समझते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। बस यही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स का कोई भरोसा नहीं है, आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। अगर बढ़ा देंगे तो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होता, पर वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। इसीलिए हम लोग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को की चर्चा नहीं करेंगे जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। ठीक है, ये बात अगर आप ठीक से समझ गए हैं तो आगे चलिए, आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को सीखना है। अलग अलग तरह के पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड है, तो अलग अलग केस में ये पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे उसके पहले एक सवाल समझ ले, कह रहा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑफ ए सिस्टम इक्वल्स टू द चेंज इन, किसके बराबर है? टोटल एनर्जी नहीं, जब हम लोग कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं उसका नेगेटिव वर्क डन,
किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये बात एकदम दिमाग में सेट करना, बैठाना, जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। जैसे अब अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, तो हर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड उसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसका नाम अलग रख देता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? अब यहाँ पे जो ग्रेविटी का फोर्स है वो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जानते हैं कि ये mg होता है ना। तो जब आप इसको h हाइट ऊपर ले जाएंगे, h हाइट ऊपर ले जाएंगे तो वर्क डन कितना हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? माइनस mg इंटू एच। माइनस क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है। अगर हम इसे mg इंटू एच इंटू कॉस 180 लिखे तब सही होगा, और cos 180 -1 होता है, इसीलिए माइनस mgh। तो ये माइनस mgh चेंज इन पोटेंशियल हुआ, वर्क डन बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। उसमें भी माइनस लगाना पड़ता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए प्लस mgh हुआ। जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करे मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, जब पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सर u फाइनल माइनस u इनिशियल mgh है, पर हमें सिखाया गया कि mgh ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। वो तब होता है जब यहाँ पे u इनिशियल को जीरो मान लिया जाए, इस रेफरेंस लाइन पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया जाए। अगर आप इसको जीरो मान लेंगे तो फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh हो जाता है। अब इस रेफरेंस पे कुछ और भी मान सकते थे, क्योंकि डिपेंड करता है रेफरेंस का है। आप दो मंजिला बिल्डिंग में रहते तो वहां से एच हाइट उठाएंगे, वो और ग्राउंड से कोई एच हाइट उठाए, उन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होना चाहिए, पर वो सेम हाइट उठाए तो सेम पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ले लेते, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना। ऐसे आगे जब हम लोग चाहेंगे, आगे सीखेंगे कि ये जो mg है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कांस्टेंट तभी तक रहता है जब तक ये हाइट छोटा है। बहुत ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये काम करता है कब तक? यहाँ पे क्या क्या लेना है? जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh कब होता है? पहला, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज टेकन टू बी जीरो। एक ये है रेफरेंस हमने बनाया। दूसरा क्या है? mg ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस फॉर स्मॉल हाइट। ये छोटे हाइट के लिए कांस्टेंट होगा। आगे चल के पढ़ेंगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, तो अलग अलग पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, जब फोर्स के वेरिएशन को कंसीडर किया जाएगा, वो डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। पर इस चैप्टर में हम लोग mg को कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। रट के याद नहीं रखना है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। अगर रेफरेंस आपने बदल दिया चेंज हो जाएगा। फोर्स अगर वेरिएबल ले लिया, है ना, और हाइट बड़ा ले लिया, तो ये mgh नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ और भी हो सकता है। अब एक समझते हैं स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात आगे होने वाली है। स्प्रिंग फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि स्प्रिंग को जितना आप खींचेंगे फोर्स उतना बढ़ता है ना। ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है, ये kx होता है। x जब छोटा होगा तो फोर्स भी छोटा होगा, x बड़ा होगा तो फोर्स भी बड़ा होगा। जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होता है। ये हम लोग जानते हैं। दो स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए हम स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या करते हैं, अब इसको x खींचेंगे तो ये केवल x फोर्स लगाएगा, k2x दूसरा लगाएगा, तो टोटल फोर्स k1 प्लस k2 इंटू x है। और इस केस में हम इसको k इक्विवेलेंट भी कह देते हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को जोड़ देना है। तो ये जनरल नेचर है स्प्रिंग फोर्स का, उसको समझ के चलना होगा। और जब सीरीज में लगाते हैं तब क्या करते हैं? जब दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो, उसमें आपको बस इतनी सी बात याद रखना है। लॉज ऑफ मोशन में मैंने डिटेल में इसको समझाया है। आप ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उससे आप पूरा प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे के इक्विवेलेंट जो होता है वो k1 k2 बाई k1 प्लस k2 है। और फिर फोर्स के लिए आप के इक्विवेलेंट इंटू एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगहों पे इस फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस के एक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए माइनस के एक्स की जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके ठीक अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है सर, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इतनी बात अगर आप जान रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अपना कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। स्प्रिंग से एसोसिएटेड है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का नाम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। पर सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं। स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करेंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा?
वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स सर होगा kx डॉट dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए हम इधर dx कर रहे हैं और फोर्स जो लग रहा है इसका उल्टा लग रहा है। आप समझ लीजिए कि इसको नेचुरल लेंथ या x1 से, जब ये x1 स्ट्रेच था या नेचुरल लेंथ है, वहां से लेकर के x2 तक खींच के ले जाना है। पहले से स्ट्रेच है, x2 तक खींच के लेके जाना है, ऐसे मान रहे हैं। इनिशियल पॉइंट x1, x1 क्या है यहाँ पे? चेंज इन लेंथ है ना, शुरू से लेंथ नहीं लिया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। पर इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि फोर्स लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। माइनस साइन भी यूज करना है, तो माइनस के एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो मैंने बताया था पावर बढ़ जाता है। लिमिट इसमें रखना है x1 से x2। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो होगा उसको कितना लिख सकते हैं? माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। कई बार क्या होता है कि x1 जीरो से लेकर के चलते हैं, तो आप इसको माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इफ x1 इज जीरो एंड x2 इज x, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो वर्क डन है स्प्रिंग को एक्सटेंड खींचने में होता है, कंप्रेस करने में भी यही होता है, क्योंकि जब आप कंप्रेस करते हैं तो फोर्स उल्टा लगने लगता है, तो उस केस में भी वर्क डन नेगेटिव ही होगा। दोनों केस में सेम होता है, इसको ध्यान रखना है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा यहाँ, और नेगेटिव ऑफ माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर होगा। अब ये हाफ के एक्स स्क्वायर कब हो जाता है? जब आप इनिशियल पोजीशन को जीरो ले रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू जीरो पे अपने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, देन x2 इज इक्वल टू x पे पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं u है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा u माइनस जीरो, वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। x2 को x रख दिया, x1 को जीरो रख दिया, या सीधे आप पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इतनी बात मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग को? ये जो रिजल्ट हम लिखते हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए हमने कई अजम्पशंस लिए। पहला कि जब x1 जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, और इसके लिए हमने क्या किया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन लिया हमने कंजर्वेटिव फोर्स का। इतना सब कुछ करने के बाद इस रिजल्ट तक पहुंचे। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट बदल दिया तो फाइनल रिजल्ट चेंज भी हो सकता है। इसीलिए सवाल में घुमा फिरा के सवाल पूछा जा सकता है, आपको हर तरह से मैं रेडी करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके सर, तो आपने समझा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दिया आपने। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आगे इसी तरह से देखेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पर अभी के लिए हमारा काम इन्हीं दो पोटेंशियल एनर्जी से चल जाएगा इस चैप्टर में। अब एक चीज और समझना है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फोर्स से रिलेटेड है, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है, पर एक्चुअल में रिलेशन क्या है? तो हमने देखा कि चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल जो है माइनस एफ डॉट टी आर है। माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं। ठीक है सर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो माइनस एफ डी आर भी लिख सकते हैं। इफ, या वेक्टर साइन हटा सकते हैं, इफ एफ एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन है तो जनरली डी आर को डी एक्स लिख देते हैं, एक ही डायरेक्शन है तो उसको एक्स मान लिया जाता है। तो जो एफ है वो माइनस डी यू बाई डी आर लिखा जा सकता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तब क्या करेंगे? फिर डिवाइड एंड रूल, कंपोनेंट वाला फॉर्मूला, यानी डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डी आर की जगह पे डॉट के बाद डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है सर, और क्या हो जाएगा? ये माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, ऐसा फॉर्मेट ले लेता है कुछ। हाँ सर, अब अगर उल्टा पता करना है, ये तो हो गया टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना, तो इंटीग्रेट कर देंगे किसको? माइनस एफ एक्स डी एक्स को, फिर माइनस एफ वाई डी वाई को, फिर माइनस एफ जेड डी जेड को। लिमिट क्या लेंगे? लिमिट सोचिए, बताइए क्या लेंगे? पहले वाले में x1 से x2, दूसरे वाले में y1 से y2, या z1 से z2। पर कई बार ऐसा होगा जैसे फोर्स दिया हुआ है, उसका एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट दिया हुआ है, तो आप इंटीग्रेट करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। पर कई बार पोटेंशियल एनर्जी हर एक पोजीशन पे एक्स वाई जेड के साथ कैसे वैरी करा वो दिया, और फोर्स पूछ रहा है,
तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना यह है कि एक बार x को कांस्टेंट मानना है, एक बार y को मानना है, एक बार z को मानना है। जब आप x y को कांस्टेंट और z को कांस्टेंट मान रहे हैं, एक को छोड़ के बाकी दो को कांस्टेंट मान रहे हैं, जब y और z को हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो dy dz जीरो हो जाएगा, यानी ये दो टर्म जीरो हो रहा है। तो सीधे जहां y और z कांस्टेंट है वहां du इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स होगा। कब? इफ y एंड z आर कांस्टेंट। अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो du जो है वो एफ एक्स डी एक्स है, यानी y के डायरेक्शन में हम नहीं चल रहे हैं, x के डायरेक्शन में सिर्फ चल रहे हैं, तो एफ एक्स डी एक्स ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, y नहीं वेरी कर रहा है। तो वैसे केस में जो एफ एक्स है वो माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाता है, जहां पे हमने y एंड z को कांस्टेंट माना है। ठीक है सर, इसको लिखने का एक अच्छा तरीका है, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब डेल्टा लिख रहे हैं उसका मतलब साफ है कि u और भी वेरिएबल का फंक्शन है, पर बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान दिया गया है। अब इसी तरह आप समझ गए होंगे कि मेरा मकसद क्या है, एफ वाई और एफ जेड के लिए माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई और एफ जेड के लिए माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। जब डेल्टा लिख रहे हैं तो बाकी दो वेरिएबल्स कांस्टेंट है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर u दिया है तो आप एफ एक्स एफ वाई एफ जेड पता कर सकते हैं, जो भी लास्ट में मैंने बताया उसको यूज करके। और अगर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड दिया है या एफ और डी आर दिया है तो आप इंटीग्रेट करके डी यू पता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बेहतरीन सवाल एनसीईआरटी ने पूछा। कभी कभी एनसीईआरटी इतने अच्छे क्वेश्चन पूछता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कई कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ये एनसीईआरटी का एक बेहतरीन सवाल है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू पता करना है फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए फोर्स फील्ड गिवन एच। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा दिया हुआ है, इस फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पे वो बताना है। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताने के लिए दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट 2,2,2 पे पोटेंशियल को कह रहा है कि जीरो मान लीजिए। इसको मानते हुए, इसको रेफरेंस मानते हुए एक्स वाई जेड पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताइए। यानी कि हमको पोटेंशियल एट एक्स वाई जेड बताने के लिए हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा पोटेंशियल एट एक्स वाई जेड विद पोटेंशियल एट 2,2,2। ये वाला जीरो है तो दूसरा अपने आप जो डिफरेंस आएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन लेना पड़ेगा एफ डॉट डी आर का। हाँ सर, पॉइंट लेना है 2,2,2 से एक्स वाई जेड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल होने वाला है। यहाँ पे एफ क्या दिया हुआ है पहले बताइए सर। एफ दिया हुआ है वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये एक्स वाई के है ना, ये तीसरा टर्म है एक्स वाई के डॉट डी आर। डरावना सा आ गया। अब ये डी आर को कैसे चेंज करेंगे हमें पता है, अगर इफ कंपोनेंट में तो डी आर का भी कंपोनेंट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, है ना। थोड़ा लंबा हो रहा है पर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो जरूर आप समझ रहे होंगे और आपको कुछ बेहतरीन चीज मिलने वाला है ना। तो बने रहिए, आराम से समझेंगे। जैसा मैंने बताया कि एक बार में आया हुआ एनर्जी विनाश कर देता है, वैसे ही एक ही बार में कोई चीज समझ में आ जाए तो नुकसान ही करता है, धीरे धीरे समझना है। यहाँ पे एक्स एक्स का डॉट प्रोडक्ट वाई वाई का होगा, जेड का जेड के साथ होगा, बाकी सबका जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है आई का जे के साथ, आई का के साथ, वो सब जीरो हो जाता है। ठीक है सर, वाई जेड डी एक्स होगा प्लस जेड एक्स डी वाई होगा प्लस एक्स वाई डी जेड होगा। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करना है। अब ये भारी भरकम सा इंटीग्रेशन देख करके आपको डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाह रहे हैं, वो समझ गए तो ये काम बन जाएगा। ये बहुत ट्रिकी सवाल है, इसमें ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बस ट्रिक को समझने के लिए आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। कौन सा बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं? बैकग्राउंड आप u इंटू वी का इंटीग्रेशन जानते हैं, है ना। दो अलग अलग फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो कैसे लिखते हैं, x डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ x। हाँ सर, ये तो कहीं सुना है, इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। पर आपने ये नहीं सुना होगा कि तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाए तब x y z। तो पहले x और y z को अलग, x डिफरेंशिएशन ऑफ y z प्लस y z को बाहर रख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x। ऐसे लिख ही सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और ये x, अब ये दो फंक्शन हो गए, इसको कैसे करेंगे, y dz प्लस z dy प्लस ये y z dx है। मेरा इशारा समझ गए आप लोग, एक्स वाई के साथ dz, एक्स जेड के साथ dy और y z के साथ dx। ये भी आपने कहीं देखा? ऐसा ही कुछ
फंक्शन यहाँ पे बन गया है ना। तो अब आप इसको सीधे रिवर्स कर दीजिए। ये जो इंटीग्रेशन है एक्चुअल में 2, 2 जो पोटेंशियल की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे आते हैं बैक। ये अपना u x, y, z है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला तो जीरो है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया है x, y, z, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ाना है u x, y, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x by dz, जहाँ x y वहाँ dz है, या ऐसे लिख दीजिए yz के साथ dx है, zx के साथ dy है, और xy के साथ dz है। ये आया अपना लिमिट है 2, 2, से लेकर के x, y, z तक। अच्छा, इसको डायरेक्टली हम d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, y, z लिख सकते हैं। लिमिट है 2, 2, x, y, z, है ना। ठीक है सर, ये u x, y, z आ गया। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dz z हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx y z, यानी dx y z को डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर dx y z आ जाना चाहिए। तो इंटीग्रेशन आ गया x y z। लिमिट रखना है, एक बार x y z ही रखना है x y z को, और एक बार 2, 2 रखना है, यानी x y z माइनस। तो कुछ मिस कर रहे हैं तो देखिए, हम लोगों ने मिस कर दिया है नेगेटिव साइन लेना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस किया था नेगेटिव साइन लेना, उसको भी लेके चलना है। -2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 माइनस एक्स वाई जेड। ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड हो गया। तो सिर्फ जेई एडवांस ही नहीं, कई बार एनसीईआरटी भी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल पूछता है ना। आइए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक और रोल है, इक्विलिब्रियम एनालाइज करने में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे हेल्प करता है। तो हम जान रहे हैं कि जो फोर्स है वो माइनस डी यू बाई डी आर, हाँ सर, बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये एक फोर्स है जो डी बाई डी आर, यानी कि डी को अगर आप एफ डी टी आर लिखते हैं तो एफ को माइनस डी बाई डी आर लिख सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम हम क्या जानते हैं, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। तो अगर फोर्स जीरो है तो डी बाई डी आर भी जीरो होगा वहां पे, हाँ सर होना चाहिए। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे जीरो है वहां पे फोर्स जीरो होगा, है ना। हाँ सर, वहां पे फोर्स जीरो होगा, और जहां फोर्स जीरो होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब इक्विलिब्रियम मिल गया। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। पर यहाँ पे एक क्लू है। क्लू ये है कि कई बार जो ये इक्विलिब्रियम है ना, वो अलग अलग तरह का हो सकता है, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। डिफरेंस क्या है, देखिए जहां डी यू बाई डी एक्स जीरो है वहां पे मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाया जाए, है ना, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, तो जहां डी यू बाई डी आर जीरो है वहां तीन सिचुएशन हो सकता है। या तो ये पूरा फ्लैट कांस्टेंट फंक्शन है ना, तब डिफरेंशिएशन जीरो, या मैक्सिमा रीच कर रहा है या मिनिमा रीच कर रहा है। तो अगर ये मैक्सिमा रीच कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हाई है, उसको जरा सा भी डिस्प्लेस कर देंगे ना पार्टिकल को वहां से, तो वो फिर हाई पोटेंशियल एनर्जी पे नहीं जाता, फिर लो पोटेंशियल की तरफ भाग जाता है। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है पार्टिकल को जरा सा भी डिस्प्लेस कर दे उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो वापस रिटर्न उस पोजीशन पे नहीं आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि डिस्प्लेस कर दे तो वापस घूम के वहां आएगा। और न्यूट्रल का मतलब है कि अगर उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो जहां डिस्प्लेस कर देंगे वही रह जाएगा, है ना, न्यूट्रल है वो, ना भागेगा दूर ना वापस आएगा। तो इसकी पहचान, तीनों ही जगह पे डी यू बाई डी ए डी आर, डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर जीरो है, तो पहचान कैसे होगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा। व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम अ पोजीशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ब्रिंग्स इट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, इट इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये मिनिमा का पोजीशन है, और मिनिमा के लिए आपको याद होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, उस पोजीशन पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। क्यों, उसको भी समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होता है, सेकंड डेरिवेटिव स्लोप का रेट ऑफ चेंज होता है। तो आप देखेंगे स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव था, पहले कैसा था, ऐसा नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, और धीरे धीरे स्लोप बढ़ ही रहा है। नीचे देखेंगे गड्ढा पे तो धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, यानी स्लोप बढ़ रहा है, यानी उसका रेट जो है वो पॉजिटिव होगा। स्लोप का रेट का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब मिनिमा को बता रहा है ना। मैक्सिमा पे देखिए धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्लोप क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, इसके पहले पॉजिटिव था।
पॉजिटिव से जीरो, जीरो से नेगेटिव हो रहा है स्लोप, यानी स्लोप घट रहा है मैक्सिमा वाले पोजीशन पे, तो स्लोप का जो रेट होगा जिसको सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं वो नेगेटिव होगा। तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, वो मैक्सिमा का पोजीशन है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। व्हेन पार्टिकल इज, और पहचान क्या है? व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द पोजीशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट tries to displace the particle further away from the equilibrium position, it is said to be in an unstable equilibrium। पॉइंट समझ रहे हैं? और मैथमेटिकली इसको इस तरह से समझना है कि जहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा कहां मिलता है? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन गिवन हियर। ये पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है। व्हाट इज पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 एट ए पॉइंट ऑफ। So, कह रहा है एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत लग रहा है। जो एक्स इज इक्वल टू 2 है वो किस पॉइंट पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे है, या नन ऑफ दीज होगा। इक्विलिब्रियम पे है या नहीं पहले समझने के लिए इसको du बाई डी एक्स पता करते हैं। du बाई डी एक्स क्या होगा सर? ये 2x माइनस 4, और इसको जीरो रख के देखिए x क्या निकल रहा है? x निकल रहा है 4/2 यानी 2। ओहो, यानी x इज इक्वल टू 2 पे du बाई डी एक्स तो जीरो है। इक्विलिब्रियम का पोजीशन तो है। इक्विलिब्रियम में तीनों हो सकता है। अब ये तीनों में से कौन है? सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया तो न्यूट्रल, पॉजिटिव हो गया तो अनस्टेबल, नेगेटिव हो गया तो स्टेबल। तो सेकंड डेरिवेटिव पे आइए, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 2x का हो जाएगा 2 और 4 का हो गया 0। तो ये 2 माइनस 0 क्या है? 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए किसी पॉइंट पे, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए किसी पॉइंट पे, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ कांस्टेंट आ गया है, पॉजिटिव में कांस्टेंट एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिए पॉजिटिव का ही रहेगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 2 पे हम कह रहे हैं कि दोनों du बाई डी एक्स जीरो है और दूसरा पॉजिटिव है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, क्या करें अब? अब आइए समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। मैकेनिकल एनर्जी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो हमने भी सीखा है पोटेंशियल और काइनेटिक, वो दोनों मिलकर मैकेनिकल एनर्जी कहलाते हैं। जब भी मैकेनिकल एनर्जी की बात होगी, मैकेनिकल एनर्जी वो समेशन है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी को कई बार ई से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते हैं। तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। अब इसमें बात आती है कि मैकेनिकल एनर्जी का करना क्या है। फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी अलग से समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, टोटल एनर्जी की क्या जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है फिर से जब आप अगर एनर्जी का रिलेशन वर्क डन से देखेंगे तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कंजर्व रहता है। वो सिचुएशन क्या है और वो सिचुएशन आइडेंटिफाई हो गया तो सवाल कैसे सॉल्व करना है इसको समझना है। सबसे पहले समझना है कि मैकेनिकल एनर्जी का वर्क डन से क्या रिलेशन है। उसको समझने के लिए अपना वर्क डन और एनर्जी वाला रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या था? तो ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन समझ में आता है वर्क डन से। पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन हमने सीखा है। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन किससे है? बाकी वर्क डन से नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से उसका रिलेशन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस यहाँ पे ये माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डब्ल्यू सी है, तो डब्ल्यू सी जो है माइनस डेल्टा यू लिखा जा सकता है। हाँ सर, तो अब ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गया एक्सप्रेशन में। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का चेंज जोड़ देंगे तो ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी निकल जाएगा, है ना? के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल यू इनिशियल। हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, राइट? यानी मैकेनिकल एनर्जी में जो बदलाव है वो किसके बराबर है? जो बाहरी कोई फोर्स वर्क डन किया वो, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कभी वर्क डन कर दे तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है। मोस्टली ये नेगेटिव वर्क डन होता है तो घटा देता है। और अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव जनरली हमारे इस चैप्टर में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, सवाल जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें दिया कि सारे सरफेस फ्रिक्शन लेस है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स जो भी हो उसका वर्क डन जीरो आ जाए तो आप कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है।
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों कांस्टेंट रहेगा। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घट जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि पोटेंशियल कितना बढ़ा या घटा उसको पता करना आसान होता है, तो उसको देख करके आप तुरंत काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो बता सकते हैं, बिना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में फंसे। अदरवाइज फिर आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सवाल ये आया, इक्वेशन वहीं से है, तो जो क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से बन सकता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा रिफाइन होकर के आया है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम इसको यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। अब इसको समझिए एनर्जी कंजर्वेशन है कैसे। हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो बाहर से एनर्जी को लाता है सिस्टम, वो मैकेनिक या तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा या काइनेटिक एनर्जी को, सिस्टम का जो एनर्जी है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को बदल देता है। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो थोड़ा मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगा, वो सिस्टम में रहेगा या बाहर जाएगा, दूसरे फॉर्म में चला जाता है। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। बाहर एक्सटर्नल वर्क डन बता रहा है, बाहर से एनर्जी आया तो जो आया वो बढ़ा, कुछ फ्रिक्शन में चला गया तो उसको घटा दीजिए, लेकिन जो गया वो कहीं है कंजर्व्ड, कहीं और सेव है, जो कहीं से आया वो कहीं घटा है, तो सब टोटल जो है यूनिवर्स का एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पर क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको कैसे यूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको यूज ऐसे करना है कि इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, या दोनों का सम भी जीरो आ जाए तब भी लगाते हैं, लेकिन जनरली हम दोनों को अलग अलग चेक करते हैं, है ना। देन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कई बार पोटेंशियल एनर्जी जितना बढ़ा उतना काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी घटा है अगर चेंज नेगेटिव है तो उतना को माइनस करके, मतलब माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव साइन का यही मतलब है। अब देखिए इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं। फिर से एससीबी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। पहले बोल दिया फ्रिक्शनलेस है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो, विच टर्मिनेट्स इन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ए से ट्रैक जो है आके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया लास्ट। If the particle starts slipping from the point A, how far away from the track will the particle hit the ground? अगर ये यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया है ना, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आएगा तो कुछ वेलोसिटी बन जाएगा, और उस वेलोसिटी के कारण ये कहीं प्रोजेक्टाइल के जैसा गिरेगा। तो आपको पता करना है प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रोजेक्टाइल का भी सवाल है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज करना है या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज करना है। अब इस पे अगर ध्यान देंगे तो फ्रिक्शन कोई काम कर नहीं रहा, नॉर्मल जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। mg का वर्क डन होगा, mg का होगा, पर वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इंटरनल है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी में mgh को शामिल करते हैं तो ये जो mg है वो अर्थ और पार्टिकल के बीच का फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी था और यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी जीरो। तो अब हम सीधे कह सकते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, मतलब नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से यहाँ जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटा है, हाँ सर, माइनस एम जी एच। एच किसको कह रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो हाइट का गैप, पहले 1 मीटर पे था, 0.5 पे आ गया, तो एच कितना हो गया 0.5। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यू तो जीरो है सर, ये प्लस एम जी एच, एच की जगह पे 0.5 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप देखिएगा ये तो खत्म हो ही गया है, हाफ एम वी, एम से एम भी चला जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। इसको हम लोग कई बार यूज करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट के जैसा याद रखिए। एच हाइट नीचे जब भी पार्टिकल आएगा और फ्री फॉल हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो एच हाइट नीचे आने पर वो वेलोसिटी एक्वायर करता है रूट अंडर 2gh। इसको डायरेक्ट कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, पर सवाल में वेलोसिटी नहीं पूछा था, है ना। सवाल में क्या पूछा है, हम एच की वैल्यू भी रख सकते हैं, 0.5 है, इसको हम एच कह रहे हैं। सवाल में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया कि कितना दूर जाके गिरेगा। ओके, तो जब ये यहां से यहाँ गिरेगा, हमें वेलोसिटी पता चल गया है, तो अब आप समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि एक्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो नहीं बदलेगा, वाई के डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, पहले जीरो था फिर बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा ना तो वाई के डायरेक्शन में ये 0.5 चल चुका है, टाइम कितना लगा पता करना है, और एक्स के डायरेक्शन में जो ये चला है वही पूछा है हमसे सवाल में। वाई के डायरेक्शन में क्या चला वो दिया है
एक्स के डायरेक्शन में कितना चला पूछा है, तो एक्स के डायरेक्शन में जो चला वो वी एक्स इंटू टी होगा, पर उसके पहले टी पता करना होगा। टी के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे लग रहा है वाई भी नीचे है इसीलिए प्लस लिया है हमने। यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो रूट अंडर टू, वाई की वैल्यू कितना रखना है एच, है ना, टू एच बाई जी। ठीक है सर। अब जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज होगा वी एक्स इंटू टी, वी एक्स है रूट अंडर टू जी एच इंटू अंडर रूट टू एच बाई जी। अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा आपस में, तो देखिए मैंने पहले इसलिए वैल्यू पुट नहीं किया क्योंकि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है लास्ट में, इसीलिए वैल्यूज पुट नहीं किया। तो जी से जी कट जाएगा, दोनों रूट के अंदर, दोनों को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू जी एच इंटू टू एच बाई जी, जी से जी गया, टू इंटू एच रूट के अंदर है, तो एक एक बाहर निकलेगा, टू एच बाहर निकला। हाँ सर, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। एच किसको कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ एक समस्या था लेकिन वो समस्या सॉल्व हो गया, क्योंकि ये एच भी 0.5 है और यहाँ जो हमने वेलोसिटी में एच लिया था वो है दूसरा, बस संजोग से ये भी 0.5 है, इसीलिए दोनों एच चलेगा, है ना, सवाल सही रहा। इसको करेक्ट कर लीजिए, हालांकि यहाँ एच वन एच टू लिखना था, पर दोनों क्योंकि सेम है इसलिए एच लिखने से भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टू इंटू एच का मतलब एच 0.5 था, तो टू इंटू 0.5 आएगा आंसर। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, जिससे तुरंत वेलोसिटी आसानी से पता चल गया, और एक बार भी पता चल गया तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले सीखे हैं। आपको अगर डाउट है तो प्रोजेक्टाइल का एक बार लेक्चर मेरा देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार एक दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। आइए अब अगला सवाल एक समझते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सीवी में पूछा गया है, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से समझा जा सकता है। कह रहा है वन एंड ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ है उसका h and spring constant k is fixed at the ground and the other end is fitted with a smooth ring of mass m, यहाँ पे जो रिंग है उसका मास m है, which is allowed to slide on a horizontal road fixed at a height h. Initially the spring makes an angle 37 degree with the vertical when the system is released from rest, यहाँ पे रेस्ट से इसको रिलीज किया गया, एंगल 67 बन रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल, जब स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो h के बराबर हो गया, मतलब नेचुरल लेंथ में आ गया, लेकिन यहाँ तक इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा, ये वेलोसिटी बताना है कितना होगा। वेलोसिटी मिलने का मतलब पहले जीरो वेलोसिटी पे था, अब v वेलोसिटी पे आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए आपको दो तरीके से सोचना पड़ेगा, या तो नेट वर्क डन पता करें, वो वाला प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि स्प्रिंग ने भी इस पे वर्क डन किया, उसका वर्क डन पता करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंस सकते हैं। सीधा हम लोग देख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स ही वर्क डन कर रहा है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन है नहीं। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर नॉर्मल ले भी लेते हैं तो उसका वर्क डन जीरो होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ है, पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो था वही बदल के काइनेटिक एनर्जी हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। इसको आसानी से समझा जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। इस पोजीशन पे आने पे जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पहले हाई था फिर लो हो गया तो घटा है ना। यहाँ पे ये हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था यहाँ पे जब खींचा हुआ था, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स खींचा हुआ है, यहाँ आ गया नेचुरल लेंथ पे तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो। पर हमने इनिशियल माइनस फाइनल लिख दिया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी में हमने फाइनल लिया, माइनस इनिशियल जीरो था, यहाँ माइनस फाइनल जीरो है और इनिशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो फाइनली हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ सर, हाफ आप गया, v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स। अब सारा खेल क्या है, सिर्फ एक्सटेंशन कितना स्प्रिंग में ये पता करना है। कैसे पता चलेगा सर एक्सटेंशन, ये h दिया हुआ है, ये वाला जो है वो h प्लस एक्स हो गया है, यहाँ पे h था स्प्रिंग जो खींचा x, वो मिलकर के h प्लस एक्स हो गया है। ठीक है सर। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं जब 37 बन रहा है तो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होगा, बेस है अपना h, हाइपोटेन्यूज है h प्लस एक्स, ये cos 37 के बराबर होगा, और cos 37 4/5 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5h इज इक्वल टू 4h प्लस 4x, यानी कि h इज इक्वल टू 4x है, हाँ, x इज इक्वल टू h बाई 4 होगा।
बस वही वैल्यू रख देना। एच तो दिया है सवाल में, एच के टर्म में आंसर हो सकता है अंडर रूट के बाई एम इंटू एच। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, जैसे ही हमें पता लग गया कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जीरो है, फ्रिक्शन नहीं है, मैंने सीधा कहा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है ना। जितना पोटेंशियल एनर्जी घटा है ना, हाफ के एक्स पहले था और जीरो हो गया, मतलब हाफ के एक्स घट गया, वो सीधे गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, हाफ एम वी के स्क्वायर के बराबर हो गया। वहां से हम सीधे चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो 2 से 3 स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो ये समय आपका बहुत बचाता है अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ठीक से यूज कर रहे हैं। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, पावर क्या है। पावर का जो डेफिनेशन है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एनर्जी का एक डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी के पास 100 जूल एनर्जी है, इसका मतलब 100 जूल तक वो काम कर सकता है, उसके बाद आप उससे काम नहीं ले सकते। लेकिन पावर का क्या मतलब है? पावर का एनर्जी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ दो आदमी है, एक के पास 50 जूल एनर्जी है, दूसरे के पास 100 जूल एनर्जी है ना। जिसके पास 100 जूल एनर्जी, उसका पावर कम है, मतलब वो धीरे धीरे काम करता है, पर सेकंड वो 1 जूल काम करेगा या 2 जूल काम करेगा। और दूसरा जो 50 एनर्जी जूल का एनर्जी, उसके पास पावर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा। लेकिन ज्यादा काम कौन करेगा? मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ। ए जो है अपने पास, उसके पास 100 जूल एनर्जी है, बी जो है अपने पास, उसके पास 50 जूल एनर्जी है, ये दोनों के पास एनर्जी। पर पहले ए का जो पावर है ना, वो है, मान लेते हैं कि 2 जूल पर सेकेंड, और इसका जो पावर है वो है 5 जूल पर सेकेंड। तो बी को अगर कोई काम देंगे, अगर काम छोटा है, 50 जूल की एनर्जी लगती है, तो वो जल्दी निपटा देगा। ए को कोई काम देंगे तो उसी काम को ज्यादा देर में करेगा। लेकिन कोई बड़ा काम दे देंगे तो बी कर नहीं पाएगा, वो पहले एनर्जी खत्म हो जाएगा, बैठ जाएगा। ए धीरे धीरे उस काम को करेगा। तो पावर बताता है कि काम कितना जल्दी या कितना धीरे हो रहा है ना। टोटल काम कितना कर पाएगा वो उसके एनर्जी से पता चलता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पावर और एनर्जी में डिफरेंस समझ में आ गया है। पावर इज डिलीवर्ड बाई फोर्स। पावर हमेशा फोर्स लगाएंगे तभी पावर डिलीवर होगा। फिर यहाँ पावर के लिए भी फोर्स आ गया, जैसे एनर्जी के लिए फोर्स चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, एंड पावर इज अगेन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर। इंस्टैन्टेनियस पावर की बात करेंगे, है तो पावर का डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी, और वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस है। छोटे से चेंज में हम फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं। तो जब आप पावर के लिए डी बाई डी टी में करना है किसका, एफ डॉट डी एस को, वर्क डन क्या है, एफ डॉट एस है ना। तो छोटे से इंटरवल में हम मानते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको लिखा जा सकता है एफ डॉट डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी को हम वी भी लिखते हैं। तो पावर निकालना है तो सीधे क्या फोर्स है और क्या वेलोसिटी, उससे पता चल जाता है। और साथ साथ दोनों के बीच का एंगल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ वी कॉस थीटा होगा। अगर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो पावर डिलीवर्ड जीरो हो जाएगा। और पावर मैक्सिमम कब डिलीवर होगा, जिधर वेलोसिटी है उधर ही आपने फोर्स लगाया, तब आप मैक्सिमम पावर डिलीवर करेंगे। ये बात समझ में आ गई है। कई बार एवरेज पावर पता करना है, इंस्टेंटेनियस नहीं करना है, तो आप पूरा वर्क डन होने दीजिए, समय का इंतजार करिए, टोटल वर्क डन बाई टाइम इंटरवल। एवरेज पावर के लिए क्या करना है, टोटल वर्क डन बाई टाइम इंटरवल, बस ये करना है। बीच में क्या हुआ, धीरे हुआ, स्लो हुआ, फास्ट हुआ, उससे मतलब नहीं, टोटल काम कितना हुआ और कितना समय लगा, उससे एवरेज पावर निकालते हैं। जहां भी रेट निकालने की बात आएगी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो तरह का रेट निकालते हैं। ये आप लोगों को मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में भी सिखाया है। आइए एक सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है एनसीईआरटी का, और कई बार देखा गया ये नीट में और जेई में भी पूछा है, कई बार पूछा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा बताना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पावर है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, और जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बताता है। इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी को हम लोग डी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर भी लिख देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेट ऑफ डूइंग वर्क के बराबर है, अगर हम टोटल वर्क डन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है सर। इसका मतलब P इज इक्वल टू हाफ एम इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू वी कितना हो जाएगा, टू वी इंटू डी वी बाई डी टी। हाँ सर। और पावर कह रहा है कि कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, तो अपना v dv बाई dt जो है वो
2 से 2 गया, p बाई एम हो गया, और ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। v dv इज इक्वल टू p बाई एम dt, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए। इधर अपना आएगा v स्क्वायर बाई 2, इधर आ जाएगा, जीरो पे जीरो मारना है दोनों को, p बाई एम इंटू टी, यानी कि v जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है रूट अंडर t के। पर सवाल क्या पूछा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको dx बाई dt लिख करके फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कुछ kt हो गया, dx इज इक्वल टू k रूट t dt। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अभी t का पावर हाफ है, तो इंटीग्रेट होने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेट होने के बाद t का पावर हाफ में एक बढ़ जाएगा, हाफ प्लस 1 हो जाता है 3/2। ये है अपना फाइनल रिलेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से ध्यान से इसको समझिए, है ना। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके समझिए, पर इसको समझ के आगे बढ़ना है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो बहुत संभावना है कि ये सवाल फिर से पूछा जाएगा। अब आइए ग्राफ का क्वेश्चन समझते हैं, है ना। कह रहा है a particle is projected at t equals to 0 from a point on the ground with certain velocity at an angle with the horizontal. The power of gravitational force is plotted against the time. Which of the following is best representation? ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, ग्राउंड से फेंका ऐसे, और mg कितना पावर डिलीवर करेगा उसकी बात हो रही है। तो आप जानते हैं mg हमेशा नीचे लग रहा होता है, और ये जो वेलोसिटी है वो अपना डायरेक्शन बदल रहा है ना। पहले mg और v के बीच जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, फिर जब टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, टॉप मोस्ट पे, तो 90 एंगल होगा। यानी एक बार कभी आएगा जब mg डॉट v 0 होगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर, तो पहले क्या था, नेगेटिव था, फिर 0 आया, फिर पॉजिटिव हो गया। ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन सी और डी में। पर अब इसमें सही वाला कौन है, कैसे पता चलेगा? क्या ये लीनियरली वैरी कर रहा है ना, नेगेटिव से 0, फिर 0 से स्ट्रेट लाइन, या फिर कुछ और तरीके का कर्व होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, mg डॉट v का, तो v में ये mg तो किधर लग रहा है, माइनस j की तरफ, है ना। डॉट v को हम लोग लिखते हैं vx i प्लस vy j। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप जान रहे हैं कि y का y के साथ ही डॉट लगता है, x के साथ 0 हो जाता है। तो जो पावर का एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, इन दोनों का तो 0 हो गया, ये आ जाएगा माइनस mg इंटू वी वाई। और वी वाई को फिर आप समझते हैं, वी वाई को क्या समझते हैं सर, माइनस mg, वी वाई जो है वो यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। ये है टाइम के साथ बदलाव। इसका मतलब ये माइनस mg वाई इंटू यू वाई प्लस हाफ mg स्क्वायर टी स्क्वायर। तो कर्व जो है वो टी स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं है। कर्व वाला रिलेशन सिर्फ अपने को डी में मिल रहा है ना, इसीलिए सी भी कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छे से समझ में आ रहा है ना। एक सवाल और देख लेते हैं जो जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड अप on a smooth inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal with an effective acceleration of 1 meter per second square. The power delivered by pulling force at t equals to 10 seconds from the start is w. Calculate the nearest integer value. हमें पावर बताना 10 सेकंड पे, ठीक है। ब्लॉक 5 kg का है, रेस्ट से शुरू हुआ है, ऊपर खींचा जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स है वो कितना पावर डिलीवर करेगा। सबसे पहले स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, जो आपने फोर्स लगाया है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और नीचे लग रहा है अपना mg sin 30। तो ये जो फोर्स है, फोर्स माइनस mg sin 30, इसको बराबर होना पड़ेगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है सर। ये mg sin 30 mg/2 होता है, तो m इंटू 1 प्लस mg/2। मास कितना दिया 5, तो 5 प्लस 5 इंटू 10 50, 50/2 इज 25। तो ये 30 न्यूटन का फोर्स हुआ। ये तो समझ में आया सर। अब 10 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी के लिए आपको करना क्या है, u प्लस एटी लगाना है। u 0 से स्टार्ट हुआ है, a दिया हुआ 1, 10 सेकंड का टाइम है, तो 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद फोर्स कांस्टेंट है पता है, वेलोसिटी कितना हो गया ये पता है,
पावर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि 30 इंटू 10, आंसर होगा 300। हालांकि जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं और 9.8 भी रख सकते हैं, पर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है और ये रिकमेंड भी किया है कि जी की वैल्यू 10 ही लेकर के चलिए। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, 300 यहाँ पे आंसर होगा। आज का क्लास का जो टेक अवेज है, क्या क्या हमने सीखा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ क्या क्या हमने सीखा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो है वर्क डन बाय नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, है ना। इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम इनर्शियल फ्रेम में बात करें, नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्स ऐड हो जाता है। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल रहेगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव रहेगा, सिर्फ कंजर्वेटिव हट जाएगा, है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे हमने यहाँ सीखा। एक पावर के बारे में सीखा, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन है ना। और ये किसके बराबर होता है, एफ डॉट वी के बराबर होता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। अगर इसे आपने ठीक से समझ लिया है ना, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है, इसका सही इस्तेमाल कहाँ होना है वो सीख लिया, तो चैप्टर पे फतेह कर लिया आपने। समरी बहुत छोटा है, लेकिन सबको डिटेल में समझने के लिए आपको अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी मेरे साथ बने हैं। आप लोग का कमेंट, लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और फिर मिलते हैं आगे इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू।